नमस्कार। आज का वीडियो बीए तृतीय वर्ष के लिए है, जिसमें हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि की, जो कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। इसमें अन्य कई भाषाओं को भी लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन ये वैज्ञानिक लिपि क्यों है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आदि अनेक बिंदुओं पर हम आगे अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ ज़रूरी बातों को देख लें कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ कैसे। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यहाँ पर ये लिपि की परिभाषा आ गई है। लिपि कहते किसे हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की दो प्राचीन लिपियां थीं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, अर्थात जो प्राचीन काल में थी सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियां थी। आगे चलकर इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। हिंदी के साथ साथ मराठी और जो नेपाली भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसे हमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 7वीं से 8वीं सदी में हुआ था, गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों के समय में। उनकी राष्ट्रकूट नरेशों की यही लिपि थी और उसी समय से देवनागरी लिपि का विकास हुआ 7वीं से 8वीं सदी में। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतर थे। इनमें से एक रूपांतर उत्तरी शाखा के रूप में था, जिसे नागरी कहते थे। इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। कुछ लोगों का मत है कि यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी तथा इसके अक्षर तांत्रिक चिन्ह देवनागर के अनुरूप चौकोर थे, इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे, किंतु यह मत अधिक पुष्ट नहीं है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देव भाषा संस्कृत के लिए होने लगा तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। पहले कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि का एक रूप था नागरी, और जब इसी नागरी लिपि में संस्कृत भाषा को लिखा जाने लगा, जो कि देवों की भाषा मानी जाती है, तो इस नागरी लिपि को ही आगे चलकर देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। तो ये कुछ एक मत है कि भाई देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ। हमें ये ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और उसके पश्चात मराठी और नेपाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और इसका समय है जो प्रारंभ का वो है 7वीं से 8वीं सदी। गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों के समय में इस लिपि का विकास हुआ था। चलिए अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि है उसमें जो सुधार और संशोधन करने के लिए समय समय पर अभियान चलाए गए हैं, वो क्या प्रयास थे, वो किस प्रकार के संशोधन समय समय पर किए गए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वो जो देवनागरी लिपि है उसमें सुधार करने के लिए, ताकि ये लिपि और अधिक वैज्ञानिक और अधिक मानक हो सके, इसके लिए समय समय पर अनेक सुधार किए गए, अनेक कार्यक्रम चलाए गए। उनमें से कुछ इस प्रकार से उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना बनाई गई। 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। तदुपरांत वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि में सुधार एवं संशोधन के प्रयास किए। काका कालेलकर ने अ की बारखड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी। ये एक याद रखने योग्य तथ्य है कि देवनागरी लिपि में सुधार संशोधन के क्रम में अ की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने।
ए की बारखड़ी यानी जैसे अभी ए आ ई ऊ होते हैं, उन्होंने कहा ए आ ई है, उस मतलब ई ऊ ओ औ इन सब जो ये वर्ण हैं इनकी जगह ए का ही प्रयोग किया जाए। बस मात्राएं, ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऐ की मात्रा, इस प्रकार से जो हैं ये मात्राएं आ जाएं। ये ए की बारखड़ी का सुझाव दिया गया था काका कालेलकर द्वारा, किंतु ये कोई मान्य नहीं हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंचम वर्ण 5 जो वर्ण है जो कि हमारे 12 खड़ी में हर पंक्ति के अंत में आते हैं, उन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। तो जो उन्होंने बताया पंच, कंबल, हिंदी, कंठ, गंगा, ये जो हम स्क्रीन पर हमारे सामने उदाहरण दिए गए हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से केवल वो जो पंचम वर्ण उनके स्थान पर हर बार अनुस्वार ही लिख दिया जाए। उन्हें अलग अलग आधा मैं लिखना, आधा न लिखना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सीधा ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाए। श्रीनिवासी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियां ही निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को, मतलब जो ये प्र है, पै के नीचे र है, आधा पै और पूरा र है, इसको आधे पै को अलग से और फिर पूरे रै को लिखा जाए। श्र को आधा से अलग और फिर पूरा रै को रूप में लिखने का सुझाव दिया गया था। यानी ये जो 1941 में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था प्रयाग में, उसमें ये एक सुझाव दिया गया कि छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगा दिया जाए, है ना। एक तो ये सुझाव था। दूसरा था कि जो एक आधार एक पूरा वर्ण मिलकर जो शब्द बना है, अक्षर बना है, उसको उसी रूप में लिख दिया जाए, बजाय कि एक दूसरे से मिला देने के। जैसे आधा पै और रै को मिला के प्र लिखने की जगह पर पै और रै को अलग अलग ही कर दिया जाए। इस प्रकार का सुझाव इस सम्मेलन में दिया गया। आगे देखिए, सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। इसके प्रमुख सुझाव इस प्रकार से थे। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी एक समिति आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। इस समिति में, लिपि सुधार समिति में अनेक सुझाव दिए गए कि ए की बारखड़ी भ्रामक है, जो कि काका कालेलकर ने दी थी, हमने पहले पढ़ा। मात्राएं यथास्थान पर रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से ही काम चलाया जाए, अर्थात अनुस्वार ही प्रयुक्त किया जाए। द्विविधि लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया जाए, जैसे अ, झ, ध, भ, ल। संयुक्त वर्णों क्ष, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। इन सुझावों को थोड़े हेर फेर के बाद स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ये 4-5 सुझाव दिए गए थे इस लिपि सुधार समिति में 1947 में, जो कि नरेंद्र देव की अध्यक्षता में थी। उसमें उनके दिए गए सुझावों को बिल्कुल वैसा का वैसा तो स्वीकार नहीं किया गया, कि थोड़ा हेर फेर करके उन सुझावों को लगभग स्वीकार कर ही लिया गया। अगला था सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ऋस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए और ख, ध, भ, छ को अलग रूप से लिखा जाए। देखिए यहाँ पर ये गलती से ऐसे छप गया है। ख, पहले ख किस प्रकार से था कि जो ख के पीछे का डंडा है, जो र के आगे व, ख की स्थिति किस प्रकार से होती है, एक र फिर व होता है, लेकिन र को व वाले डंडे से मिला दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो ख बन जाता है। तो पहले क्या होता था कि इसको अलग ही रखा जाता था, तो इसको ख पढ़ने की जगह बहुत सारे कई बार ये पढ़ते समय रव रव बोल दिया जाता था, है ना। इसी प्रकार ध की स्थिति थी कि ध के ऊपर शिरो रेखा लगा दी जाती थी, तो वो घ बन जाता था, घ से घड़ी वाला। ध से धनुष की बजाय घ से घड़ी बन जाता था। तो उस जो शिरो रेखा उसको थोड़ा आगे से लिखा जाए, जो इसका ऊपर से गुंडी है ध की वो अलग से रहे। इसी प्रकार भ कि भय के ऊपर भी वो गोल घूम के आता है ना, इस प्रकार से घुंडी बनती है, उसके बाद शिरो रेखा लगाई जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, उसके ऊपर शिरो रेखा लगा देते थे, तो उससे क्या होता था कि वो भ की जगह मैं पढ़ने में आता था। और इसी प्रकार से छ की स्थिति है। तो इसका से कुछ एक शब्द थे कि इनमें जो ऋस्व ई की मात्रा है वो पहले लगा के इन शब्दों के रूप में पढ़ लिया जाए। ठीक है, ये 2 सुधार हो गए थे डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1953 में गठित हुई एक बैठक में।
लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे हैं और यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ बिल्कुल सुधर के हमारे सामने हमेशा के लिए आ जाए। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है और वही कार्य इस लिपि में किया जा रहा है। जितना सुधार हो सकता है इसमें लगातार चले जा रहे हैं और जिससे ये लिपि और अधिक पुष्ट और वैज्ञानिक होती जा रही है, हो चुकी है। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की अ ध्वनि को अंगीकार कर लिया है। अ क्या था? ऑफिस। देखो ऑफिस ना तो ऑफिस होता है ना ही ऑफिस होता है, वो होता है ऑफिस, है ना। ये जो ऊपर चंद्र बिंदु जैसा लगा है, ये अ की ध्वनि है, आ और ओ के बीच का स्वर है आ। ये अंग्रेजी का शब्द है जैसे ऑफिस, तो इसको देवनागरी लिपि ने स्वीकार कर लिया है। तथा फारसी की क ख ग ज फ ध्वनियाँ भी यहाँ आ गई है। इनमें क्या अंतर है? हमारे क ख ग ज फ वाले में से और इनमें क्या अंतर है कि इनके पीछे नुक्ता लगा। नुक्ता अर्थात ये जो वर्ण है इनके नीचे एक बिंदु सा लगा है, गौर से देखिए, इसको नुक्ता बोलते हैं। और इस नुक्ते के लगते ही इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है हिंदी और फारसी वाले वर्णों में। जैसे हिंदी का ज हो गया ज और फारसी का हो गया ज, है ना, ज ज। फारसी का हो गया फ, हिंदी का हो गया फ, फ फ। इस प्रकार से ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते वाले इन वर्णों को भी देवनागरी लिपि ने स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि के सुधार और संशोधन के लिए समय समय पर अनेक बैठकें हुई हैं, सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। और यहाँ पर तो आज की वीडियो में हमने देखा देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों से शुरू होकर ये लगातार समृद्धि की ओर बढ़ती रही है। देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ साथ मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषाओं को भी लिखा जाता है। इसका विकास कहाँ पर किस प्रकार से हुआ, लिपि किसे कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है। देवनागरी लिपि में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से देवनागरी लिपि को अन्य लिपियों की तुलना में अधिक अच्छा समझा जाता है। साथ ही देवनागरी लिपि का मानकीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है, यानी कि बहुत से वर्ण, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि कोई किसी प्रकार से लिख देता है तो कोई किसी प्रकार से लिख देता है, तो वहाँ पर किसी भ्रम की स्थिति बन जाती है कि इससे किस प्रकार से स्वीकार किया जाए। तो इसके लिए देवनागरी लिपि का एक स्पष्ट रूप से मानकीकरण भी किया गया है कि ये जो वर्ण है ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा तो इस लिपि के अंतर्गत माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, वरना ये वर्ण या अक्षर या वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो अगले वीडियो में हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और मानकीकरण की चर्चा करेंगे। वीडियो से जुड़े रहिए ताकि देवनागरी लिपि का जो ये टॉपिक है वो हमारा एक साथ पूरा हो जाए। धन्यवाद।